इवन हार्ट पेशेंट जिनकी ऑलरेडी हार्ट की स्टंटिंग हो रखी है, बाईपास हो रखी है, कोई भी सर्जरी हार्ट की हो रखी है, तो उनको भी पॉलिसी मिल सकती है। इवन हार्ट का डिजीज़ दोबारा अगर होता है तो आफ्टर 30 डेज़ उसका कवरेज भी स्टार्ट हो जाता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास नहीं है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन का ज़रूरत पड़ गया और वहाँ पे मेरा लाखों का बिल बन गया, तो हॉस्पिटल को पैसा देने के लिए मुझे अपनी एफडी जो है ब्रेक करनी पड़ सकती है, अपने म्यूचुअल फंड ब्रेक करने पड़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस समझ के खरीदना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं टर्म कंडीशन में जो फर्स्ट 2 ईयर्स कंपनीज कवरेज नहीं देती है, लाइक हर्निया है, मोतिया है, पथरी है, अल्सर। डिक्लेरेशन अबाउट माई फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी डिक्लेरेशन है। लेट्स सपोज आज हेल्थ इंश्योरेंस कोई इंसान ले रहा है, उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या पास्ट में कभी उसका हर्निया का ऑपरेट हो रखा था, है ना, बट हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय समाओ वो बता नहीं पाए, भूल गए, या बताना ठीक नहीं समझा, है ना। एक चीज़ बहुत ख़ास है जी, डेंटल में इम्प्लांट जो आज होते हैं जी, वो कवरेज नहीं है। पॉलिसीज आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब में फुली मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में अकेला रोबोटिक सर्जरी नहीं, इवन रोबोटिक सर्जरी हो गया, ओरल कीमोज हो गया, बैरियाट्रिक सर्जरी हो गया, स्टेम सेल थेरेपी हो गया। तो सडनली उनका मुझे कॉल आया कि भैया मेरे साथ एक एमरजेंसी होगी कि मेरी आंखों की लाइट जो है इमीडिएट काफ़ी कम हो गई। तो मतलब उनको इवन काम भी लैपटॉप पे नहीं कर पा रहे थे। तो क्या डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट बोले हैं, क्या वो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा? तो उनका सारा ट्रीटमेंट का कॉस्ट, उनके सर्जरी का खर्चा, सारा कंप्लीट कवर जो है वो कंपनी ने दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के हेल्थ इंश्योरेंस एजुकेशनल पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे सभी के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ जैन जी, जिनका इस फील्ड में 22 सालों का एक्सपीरियंस है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार मैडम, थैंक यू, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमें बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन किन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? मैडम एक्चुअली अगर हम एक फाइनेंस का वर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में देखते हैं कि जब एक फैमिली, एक बच्चा पढ़ाई करके जब फाइनेंस की दुनिया में, जॉब में, करियर में, अपने बिजनेस में कदम रखता है, इवन उसके बर्थ से ही उसकी हेल्थ, यानी भगवान ने जो हमें बॉडी दी है, वो मशीन जो है वो अपना काम कर रही है, ठीक है। वो बॉडी जो है वो उसकी रिपेयर कभी भी हो सकती है, वो रिपेयर की नीड पड़ सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर हमारे पास नहीं है तो हमारी जो सालों की हमने सेविंग कर रखी होती है, वो सेविंग सारी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी करके कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बेस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है, ताकि आज जो मैं पैसा अर्न करके अपने घर में लेके आ रहा हूँ, जो मेरी सेविंग्स मैंने कर रखी हैं, एफडी कर रखी है, कोई मैंने गोल्ड खरीद रखा है, कोई मैंने पॉलिसी ले रखी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास नहीं है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन का ज़रूरत पड़ गया और वहाँ पे मेरा लाखों का बिल बन गया, तो हॉस्पिटल को पैसा देने के लिए मुझे अपनी एफडी जो है ब्रेक करनी पड़ सकती है, अपने म्यूचुअल फंड ब्रेक करने पड़ सकते हैं। इवन कई बार ये सिचुएशन आ जाती है, जैसे हमने पास्ट में कोविड में देखा कि लोगों को अपने फ्रेंड्स सर्कल से, अपने रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ा, इवन कई लोगों को तो अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई। बिल्कुल सर। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस, उसको इग्नोर करके हम अपनी लाखों करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको दांव पे लगा लेते हैं। जी, तो इस करके हर फैमिली को, हर इंसान को जन्म से ही हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी की रिपेयर का खर्चा जो है वो
कंपनसेट होना है तो बॉडी तो डे वन से बर्थ से ही काम करना शुरू कर रही है। सो दैट्स वाई हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे, कहाँ से और कैसे हमें मिलना लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस? मैडम एक्चुअली बेसिकली क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस समझ के खरीदना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब से इंश्योरेंस का इजाद हुआ, तो जैसे जैसे इलाज बढ़ते जा रहे हैं, इलाज की फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स नए नए खुल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन आ रही है, इलाज बहुत बीमारियों की इलाज जो है वो अवेलेबल है आज। बट वो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। जी। ठीक है, तो अब हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय बेसिक कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि जो मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ वो पूरे मेरी फैमिली को कवर कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद अगर अचानक मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने की, तो डे वन से मेरी प्रॉब्लम्स कवर हो रही हैं। जैसे सर आपने कवरेज की बात करी है, तो नॉर्मल बंदा, हर एक बंदा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करता है वो सोचता है अब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, नाउ आई एम फ्री, जो भी मेरे खर्चेज होंगे या कल को मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाए, होपफुली ऐसा ना हो, अगर हो जाए तो मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाके क्लेम करते हैं तब हमें पता चलता है ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है। तो आप हमें बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप करता है और कैसे पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, आप हमें बताइए? जी मैडम, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि ये एक कॉमन डाउट है पूरी जनता का कि लोगों को हेल्थ, वही जो मैंने आपको पहले बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस समझ के लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस जब हमने लेना है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रख के चलनी पड़ती हैं, कुछ टर्म कंडीशन है, हर पॉलिसी में कुछ टर्म कंडीशन रहते हैं। जैसे फर्स्ट 30 डेज जब आप पॉलिसी परचेज करते हो, फर्स्ट 30 डेज जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सीडेंटल कवरेज हमारा होता है। उसके अलावा किसी भी प्रॉब्लम का कोई कवरेज नहीं कंपनीज़ देती। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं टर्म कंडीशन में जो फर्स्ट 2 ईयर्स कंपनीज़ कवरेज नहीं देती है। लाइक हर्निया है, मोतिया है, पथरी है, अल्सर है, बवासीर है, ईएनटी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, लीवर, किडनी, गायनी प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स लिस्टेड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम स्पेसिफाइड डिजीज़ एक वर्ड बोला जाता है। वो 2 साल की कवरेज में रहती है, आफ्टर 2 इयर्स वो प्रॉब्लम्स कवरेज में आती है। हाँ, अभी का जो रीसेंट हेल्थ इंश्योरेंस की जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनमें कुछ ऐसे राइडर्स आ रहे हैं कि उस राइडर को लेके आप उसके वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हो, यानी 1 साल पे लेके आ सकते हो। तो इस तरह से कवरेज रहता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो लाइफ टाइम कवर नहीं होती। लाइक कोई भी प्रॉब्लम जिसका कारण जो है अल्कोहल है इनटेक, टबैको है, सिगरेट है ना, कोई भी प्रॉब्लम जिसका कारण एडवेंचर्स हैं, राइड्स हैं, लाइक डाइव्स हैं, स्कूबा डाइव्स हैं, पैराग्लाइडिंग है, ये प्रॉब्लम्स तो कभी भी कवरेज में नहीं आती कि उन इंसिडेंट में अगर हमारे साथ कोई अचानक से इंसिडेंट हो जाता है। प्रभु कृपा से किसी को ज़रूरत ना पड़े हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेने के लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेने के लिए बीमार होना पड़ता है, तो वो कोई भी बीमार ना हो, सब फिट रहें, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूरत ना पड़े। बट ये एक शील्ड है हमारी फैमिली का, जिससे हमारे लाखों रुपए की जो सेविंग्स हमने करोड़ों की कर रखी है वो सेव रहे। सो उस करके हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सर जैसे आपने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। चलो आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे अभी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। तो सम केसेस में ऐसा भी आपने देखा होगा कि किसी बंदे को कोई बीमारी है, वो उसमें क्लेम नहीं करते कि राइट नाउ मुझे ये नहीं है, लेकिन उनको होता है। तो ऐसे भी सिनेरियो में वो कवर अप होगा या नहीं कवर अप होगा? मैडम देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम्स की रिजेक्शंस कई बार होती है, जैसे कि आपने पूछा कि बाद में हमें पता चलता है ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही
हमारी डिक्लेरेशन है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो उस समय हमें अपनी हेल्थ की फिटनेस के बारे में जो डिक्लेरेशन है वो फेयरली देना है। ओके। डिक्लेरेशन अबाउट माई फिटनेस वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी डिक्लेरेशन है, लेट्स सपोज आज हेल्थ इंश्योरेंस कोई इंसान ले रहा है, उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या पास्ट में कभी उसका हर्निया का ऑपरेट हो रखा था, है ना, बट हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय समहाउ वो बता नहीं पाए, भूल गए, या बताना ठीक नहीं समझा, है ना, तो जब भी दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी एडमिशन की, अब हर्निया है, बॉडी के अंदर हर्निया का जब ट्रीटमेंट हो रखा है तो दोबारा अल्ट्रासाउंड अगर होता है तो उसमें पता लग जाएगा कि हर्निया हो रखा है ऑपरेट, है ना, तो वहाँ पे जब डॉक्टर्स की तरफ से लिखा जाएगा कि ऑलरेडी हर्निया ऑपरेट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस के पास आपका वहाँ पे डॉक्टर का लिखा हुआ स्टेटमेंट जाएगा, तो वहाँ पे आपका आप किस प्रॉब्लम के लिए एडमिशन है आपका वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे आ जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही फॉल्स किया कंपनी के साथ। तो उस पे तो- कुछ लाइक तो जिसमें वहाँ पे हो सकता है कि आपकी पॉलिसी ही कैंसिल हो जाए। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल तो एक अलग चीज़ है, हो सकता है कि नॉन डिस्क्लोजर के क्लॉज के साथ पॉलिसी ही कंपनी कैंसिल कर दे, उसके पास राइट है, क्योंकि पॉलिसी खरीदते समय आपने फैक्ट्स जो है वो क्लियर नहीं किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा मेजर पॉइंट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस जो है रिजेक्ट होते हैं। जी। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आपने जैसे बताया, तो ओपीडी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसके में कवर अप होते हैं? मैडम, ओपीडी आउट पेशेंट ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं कि जहाँ पे अभी हमें एडमिशन का ज़रूरत नहीं है, हम्म। हमें प्रॉब्लम कोई है, वो हम डॉक्टर को चेकअप के लिए जा रहे हैं, उनका कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो जी। उसको हम आउट पेशेंट बोलते हैं, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है। जी। तो आज के टाइम पे कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट भी कवर करती हैं, बट उसकी कुछ लिमिट्स हैं, एज पर लिमिट्स कवरेज होता है, बट 100% आउट पेशेंट जो है वो कवरेज नहीं होता, उसकी लिमिट्स है, लिमिट्स के अकॉर्डिंग कवर होता है। बट हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका हमने कंसल्टेशन डॉक्टर से लिया, उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हमें एडमिशन का रिक्वायरमेंट है, हमारा एडमिशन हुआ, वो ट्रीटमेंट हो गया, हमें डिस्चार्ज मिल गया, जी। तो कंपनी अपनी पॉलिसी में कुछ ऐसी क्लॉज रखती हैं कि आपको एडमिशन से 90 डेज बिफोर, आफ्टर डिस्चार्ज 180 डेज का जो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, डॉक्टर के कंसल्टेशन फीस है, टेस्टिंग है, वो सारे चार्जेस कंपनी जो है पे करती है। ओके। और अब सबसे मेजर क्वेश्चन है मेरा, होपफुली किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर एक्सीडेंट के वगैरह के हम चांसेस देते हैं देखते हैं, तो इसमें जैसे एम्बुलेंस का जो चार्जेस होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, या ये किसी किसी में होते हैं, सभी में होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं? मैडम, एम्बुलेंस का जो सवाल है आपका, सारी पॉलिसीज़ में एम्बुलेंस की कवरेज रहती है, ओके। बट हर पॉलिसी में ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि उस पॉलिसी में लिमिट कितनी है एम्बुलेंस की। पुरानी पॉलिसीज़ अगर हम देखते हैं तो उनमें 1500, 2000 ऐसे लिमिट्स होती थी, जी। ठीक है? और आज की डेट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नई पॉलिसीज़ हैं, उनमें एम्बुलेंस का खर्चा अनलिमिटेड है। इवन एयर एम्बुलेंस की कवरेज भी हमें मिलती है, बट एयर एम्बुलेंस क्रिटिकल पोजीशन में अगर पेशेंट है, उसको इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए इमीडिएट ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पे है। तो उस कंडीशन में जब डॉक्टर का रिकमेंडेशन होता है, तो विद रिकमेंडेशन जो एयर एम्बुलेंस है उसका कवरेज भी हमें मिलता है। उसकी भी हर पॉलिसी में अपनी अपनी लिमिट्स हैं। हाँ जी। वही सेम चीज़ की जी। हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना जी। इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस समझ के परचेज करना इम्पॉर्टेंट है। जी। सर, एक और कॉमन जो डाउट होता है कि जैसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस पहले ले लिया और बाद में हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या फैमिली प्लानिंग के लिए हमें अलग से एक इंश्योरेंस बाय करना पड़ेगा, या जो इंश्योरेंस हमने ले रखा है उसी में सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी? मैडम, ऐसे है कि पास्ट में तो फैमिली प्लानिंग माने मैटरनिटी जो है वो कवरेज
इंश्योरेंस में कवर ही नहीं होता था। बट आज की डेट में जो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ आ रही हैं जी उनमें मैटरनिटी कवरेज प्रॉपर कवर होता है। इवन 9 मंथ्स बाद भी मैटरनिटी का कवरेज हमें मिलता है। और बेबी को दुनिया में लाने का खर्चा तो कंपनीज पे करती ही करती हैं। इवन बेबी जब न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हुआ, इमीडिएट अगर उसको किसी जॉन्डस के करके, किसी प्री मेच्योर बर्थ के करके नर्सरी में रखने की इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है आफ्टर इमीडिएट बर्थ, जी तो उसका भी सारा कवरेज जो है हेल्थ इंश्योरेंस करती है। सो उसमें तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि लोगों को मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नर्सरी में ही लाखों रुपया जो है वो हॉस्पिटल को बिल दे दिया। बट ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअली ये लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, मैटरनिटी पॉलिसी के बारे में। तो यंग कपल्स के लिए तो मोस्ट रिकमेंडेड है कि उनको अपने मैरिज के साथ ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक बार रिव्यू करना चाहिए कि उनकी पॉलिसी में मैटरनिटी कवरेज है या नहीं है तो कितने साल बाद है। तो कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें 9 मंथ्स बाद भी डिलीवरी कवर होता है, कुछ पॉलिसीज में 1 साल बाद होता है, कुछ में 2 साल बाद भी होता है। तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, डिलीवरी कवरेज है उसमें, बट वो 9 महीने बाद है, 1 साल बाद है, 2 साल बाद है। ये भी वर्जन इसलिए रखा गया है कि आज बच्चों की फैमिली प्लानिंग में भी अपनी प्लानिंग होती है कि हमें अभी 2 साल जी के बाद प्लान करना है, हमें 1 साल बाद प्लान करना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आज मार्केट में मैटरनिटी प्लान्स अवेलेबल हैं। जी। और इसी के साथ एक मेरा क्वेश्चन और है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए जिनकी एज, या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए जिनकी एज 60 टू 70 होती हैं, उनके लिए भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं? या मैं एक इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या है? कब से हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं? कब तक चलेगा? ऐसा भी कोई है टर्म्स एंड कंडीशंस? मैडम बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये वाली क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे लोगों को, इवन आम जनता को नहीं पता। बहुत सारे लोग इस डाउट में रह जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स 65 की एज के हैं, 70 की एज के हैं, इनको इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो बहुत एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस की एज की कोई अब लिमिट नहीं है। अगर आपकी फैमिली में 80 एज के पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 75 के हैं, 90s के हैं, तो उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। इवन 91 डेज से, बेबी के बर्थ के बाद 91 डेज से पॉलिसी में बच्चा ऐड हो सकता है। और उसके बाद आज फैमिली में 65, 70, 75 एज के कोई भी हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन हमारे सर्कल में जो भी लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो सबको हेल्थ इंश्योरेंस आज मिल सकता है। जी, और इसमें ये भी है कि अगर जैसे पहले उनकी कोई सर्जरी या कोई भी और हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हुई हो, तो भी वो बाद में वो क्लेम हो जाएँगी, जैसे वो उसमें ले सकते हैं? मैडम अगेन ग्रेट क्वेश्चन कि आपने हार्ट का नाम लिया कि उनको किसी को कोई प्रॉब्लम हो रखी है, नहीं हो रखी। देखिए, किसी भी इंसान को अगर आज डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, राइट, अस्थमा है, तो आज काफ़ी पॉलिसीज़ ऐसी आ गई हैं जिनमें कुछ राइडर्स होते हैं। राइडर आप एडिशनल लेके 30 डेज़ के बाद आप इन प्रॉब्लम्स की कवरेज ले सकते हो। हाँ, एक एज का क्राइटेरिया होता है कि इस एज तक आप ले सकते हो, वो हर पॉलिसी के अपने टर्म कंडीशन है। इवन हार्ट पेशेंट जिनकी ऑलरेडी हार्ट की स्टंटिंग हो रखी है, बाईपास हो रखी है, कोई भी सर्जरी हार्ट की हो रखी है, तो उनको भी पॉलिसी मिल सकती है। इवन हार्ट का डिजीज़ दोबारा अगर होता है तो आफ्टर 30 डेज़ उसका कवरेज भी स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स अ वंडरफुल प्लान कि जिसमें लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम होने के बाद भी ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि उस समय मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, तो आज मैं क्या ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। ओके। और डेंटल ट्रीटमेंट या आई ट्रीटमेंट, ये भी इसमें कवर अप हो जाते हैं? मैडम डेंटल अमूमन फुली डेंटल कवर आज भी अभी किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं है। बट कुछ थोड़ा थोड़ा कवरेज जो है अभी स्टार्ट होना शुरू है। जैसे पास्ट में मैटरनिटी कवर नहीं होता था, अब मैटरनिटी फुली कवर होना शुरू हो गया। जी।
डेंटल कवर जो है वो एक्सीडेंटल इंजरी किसी के हुई, उसके टीथ ब्रेक हुए ना, उसका कुछ रिपेयर हो रहा है तो वो कवरेज में है, ठीक है। बट आज रूट कैनाल का ट्रीटमेंट है, ठीक है, स्क्रीनिंग करानी है, सफाई करानी है, तो ये चीज़ें जो है कुछ पॉलिसीज़ में आज कवर होना शुरू हो गया है। और उनकी लिमिट्स जो है वो एज़ पर पॉलिसी कंडीशन है, वो एक देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पॉलिसी जो हम परचेज़ कर रहे हैं अगर उसमें डेंटल कवर है तो कितने तक का है। हाँ, एक चीज़ बहुत ख़ास है जी, डेंटल में इम्प्लांट जो आज होते हैं जी, वो कवरेज नहीं है। जैसे किसी के दांत खराब हों, वो अगर इम्प्लांट करा रहा है, अगर एक्सीडेंट से है वो कवर होगा, एक्सीडेंट में भी इम्प्लांट कवर नहीं है। एक्सीडेंट में भी नहीं कवर, पॉलिसी वर्डिंग में क्लियर मेंशन्ड होता है कि इम्प्लांट नॉट कवर, एक्सीडेंटल किसी भी कॉलम है, सिनेरियो में हो यस, चाहे। इम्प्लांट नॉट कवर्ड। ठीक है, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है, उसमें एवरी ईयर जो हेल्थ का चेकअप होता है, वो भी इंश्योरेंस की तरफ से, कंपनी की तरफ से होता है? मैडम आज सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो नई आ रही हैं उनमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हेल्थ ट्रीटमेंट जो है, जो हम एक रूटीन हेल्थ चेकअप बोलते हैं, जी, जी, जी। वो सारे कवर होते हैं। वंस अ ईयर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से अपने हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। इट्स टोटली फ्री, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, पॉलिसी के प्रीमियम में ही इसका प्रीमियम एडिशनल है। और डे केयर प्रोसीजर्स, ये भी कवर अप होते हैं सर इसमें? मैडम ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे आज लोगों को डाउट है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए हमें 24 आवर का एडमिशन जो है वो मैंडेटरी है। अगर 24 घंटे एडमिट नहीं होंगे तो शायद हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्लेम ही जी, नहीं देगा। जी, बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं लाइक कैटरेक्ट की सर्जरी आंखों की। जी, आज किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसके स्टिचेस लग गए, ठीक है, या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो 2 3 4 घंटे में ही प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद हम हॉस्पिटल हमें डिस्चार्ज कर देता है। तो आज पॉलिसीज़ में सब तरह के डे केयर प्रोसीजर जो हैं वो कवर हैं। कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो कवरेज में नहीं है, सारे प्रोसीजर्स कवर हैं। और आयुर्वेदिक या फिर रोबोटिक ट्रीटमेंट जो आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है, एलोपैथी से ज़्यादा आजकल लोग या तो आयुर्वेदिक के पीछे जा रहे हैं या फिर रोबोटिक के पीछे जा रहे हैं, तो इन ट्रीटमेंट का भी कवर अप होता है? मैडम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नो डाउट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं और लोग आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेना भी चाहते हैं। आज की डेट में जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ रही हैं उनमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फुल्ली कवर्ड है। बस सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन रहता है कि जिस हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आयुष कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उस हॉस्पिटल में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर फुली कवर्ड है। और रहा आपने रोबोटिक सर्जरी का पूछा, मैडम ये इस टाइप का ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट। आज पॉलिसीज़ में मॉडर्न ट्रीटमेंट की एक अलग क्लॉज जो है वो बन गई है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि जो पास्ट में नहीं, आज रोबोट, आज से 4 साल पीछे हम जाते हैं तो रोबोट नहीं थे या बहुत कम थे, पर आज हर हॉस्पिटल के पास इलाज के लिए रोबोट जो है अवेलेबल है। बट आज की डेट में जो नई पॉलिसीज़ परचेज हम कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जी, उसमें रोबोटिक सर्जरीज फुली कवर्ड है, मॉडर्न ट्रीटमेंट फुली कवर्ड है सारे। बट बहुत सारे लोगों की पुरानी पॉलिसीज़ वही कंटिन्यू चलती आ रही हैं, जी, उसको कई बार हो सकता है कि अपडेट ना किया हो या किसी कारण से अपडेट ना हो सकती हो पॉलिसी, जी, तो उन पॉलिसीज़ में एक लिमिट तक जो है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है, बट हर पॉलिसी में कवर है। लाइक रोबोटिक ट्रीटमेंट जैसे आपने पूछा, उसकी एक लिमिट है उन पॉलिसीज़ में पुरानी कि आपकी पॉलिसी में इतने तक का ट्रीटमेंट, हर प्रॉब्लम के ऊपर लिमिट है कि इतनी लिमिट तक का आपका कवर रहेगा। बट जो नई पॉलिसीज़ हैं, आज के टाइम पे नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब में फुली मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में अकेला रोबोटिक सर्जरी नहीं, इवन रोबोटिक सर्जरी हो गया, ओरल कीमोज हो गया, बैरियाट्रिक सर्जरी हो गया, स्टेम सेल थेरेपी हो गया, ये सब चीज़ें जो है मॉडर्न ट्रीटमेंट में आता है जो हेल्थ इंश्योरेंस में फुली कवर्ड है।
सर इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे ब्यूटी इन्हेंस के लिए सर्जरीज होती हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, नोज इम्प्लांटेशन हो गया, या और कितनी सारी सर्जरीज होती हैं, तो ये भी हम हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं? मैडम, हेल्थ इंश्योरेंस आपके हेल्थ में जो अनफिटनेस आई है उसकी रिपेयर का खर्चा तो पे करती है, जी। बट अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई करने का जो जी। एक्सपेंस है हम अपनी बॉडी पे खर्च करते हैं वो नहीं कवर करती, जिसको हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की क्लॉज में रखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट है, आज मेडिकली बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। बट उसके हेयर्स कम हो रहे हैं तो उसको अपनी फेस को की लुक को और इम्प्रूव करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करेगा। तो आईज के लिए तो होगा? आइज में मैडम फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जी। आइज की कोई प्रॉब्लम है, हम्म। लाइक मोतिया है, कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो जी। कवर फुली है। पुरानी पॉलिसीज में उसका भी लिमिट होता था, बट हम्म। आज जो पॉलिसीज आ रही हैं उनमें फुली कवर्ड है। जी। सेकंड, आइज के रेटिना की कोई प्रॉब्लम है वो कवर्ड है। बट बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर हमें स्पेक्स लगा है तो हमें चश्मा उतरवाना है, लेजिक लेज़र कराना है, क्या वो कवर्ड है या नहीं है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप हैरान होगे सुन के कि वो भी कवर्ड है, बट उसमें अगर आपकी आइज़ के विज़न का नंबर 7.5 से क्रॉस है तो उसका ट्रीटमेंट भी कवर है। बट अगर बिलो 7.5 है आइज़ का नंबर, विज़न का नंबर, तो वो कवरेज में नहीं आता। तो अदरवाइज आइज़ की कोई भी प्रॉब्लम है वो फुली कवर्ड है। जी सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है आपने, बिकॉज़ मेजरली अगर मैं बात करूँ 90% लोगों को फर्स्टली तो स्पेक्स लगे ही हुए हैं, मेरे खुद के भी लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें भी कवर अप होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, इवन कि मुझे तो लगता है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वाले होते हैं वो भी हमें ये बातें नहीं क्लियर करते कि ये होगा, ये नहीं होगा, जितनी बारीकी में आप कर रहे हो। मैडम ऐसा है कि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम हर पर्सन का बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे आंखों की प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, जी, बिल्कुल सर। राइट? तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। आज आईटी में बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। इवन मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, वो पूना में ऑन रोल जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग है। तो सडनली उनका मुझे कॉल आया कि भैया मेरे साथ एक इमरजेंसी होगी कि मेरी आंखों की लाइट जो है इमीडिएट काफ़ी कम हो गई। ओके। तो मतलब उनको इवन काम भी लैपटॉप पे नहीं कर पा रहे थे। तो क्या डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट बोले हैं, क्या वो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा? तो उनका सारा ट्रीटमेंट का कॉस्ट, उनके सर्जरी का खर्चा, सारा कंप्लीट कवर जो है वो कंपनी ने दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि आज वो वर्किंग लेवल वो नहीं अचीव कर पाए, बट वो कवरेज उनका सारा जो है वो कंप्लीट कवर हुआ। वाह सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ट्रीटमेंट भी हो गया और बंदे का कोई खर्चा भी नहीं आया। तो ऐसे और भी सिनेरियोज हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैडम एक्चुअली देखो, डॉक्टर इलाज करते हैं हमारी बॉडी का, जी। बट हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सेविंग का इलाज करती है, राइट? इस टाइप के तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक इंसान ने अपनी फैमिली प्लानिंग, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक टाइम से पहले ले रखा है। तो उसमें अभी पास्ट में मेरे एक दोस्त हैं, जी। उनकी मैरिज हुई। मैरिज के साथ ही उन्होंने बड़ी फास्ट एक डिसीजन लिया, एक एक्यूरेट डिसीजन लिया कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस मैटरनिटी प्लान के साथ परचेज़ किया। और ऑलमोस्ट 1.25 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उनका फर्स्ट बेबी जो है वो दुनिया में आया। और यू कांट बिलीव, उनका कोई पैसा नहीं लगा। बट अनफॉर्चुनेटली बेबी जो है प्रीमेच्योर था ओके। और उसकी बॉडी पार्ट्स, लंग्स फुली डेवलप नहीं थे और कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी था, जिस करके डॉक्टर्स को 4 मंथ्स जो है बच्चे को नर्सरी में रखा। तो उनका बहुत खर्चा आया होगा, लेकिन आपकी वजह से नहीं आया।
नहीं मैडम, देखो उनकी प्लानिंग जो उन्होंने एक टाइम से कर रखी थी, जी। एक बार हम लोग भी हैरान हुए सुन के कि उनका 4 महीने का नर्सरी का 16 लाख रुपए का बिल आया। ओके। उनके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस था, जी। उसमें न्यू बॉर्न बेबी 25 लैक्स तक कवर था। तो वो 16 लाख कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ से फुली कवर्ड हो गया। उस फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं बढ़ा, उस फैमिली के ऊपर किसी भी तरह की फाइनेंस को लेके 1 रुपए की कोई टेंशन नहीं थी। बस ध्यान रखना था तो बच्चे का रखना था, डॉक्टर्स के साथ मिलना था। अदरवाइज फाइनेंस के लिए वो फुली टेंशन फ्री थे कि हमने पॉलिसी ले रखी है। ये भी सर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है कि कहाँ उन्होंने 16 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना था, कहाँ से लाते। ऐसी खुशी वाले मौके में भी बंदा इतना पैसे का कर्जा चढ़ा के वैसे भी दुखी हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक पर्सन की लाइफ में, हम ये कह सकते हैं। मैडम बिल्कुल। देखो, अगर हमने अपनी, वही जो स्टार्टिंग में हमने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है, नींव है। और पुराने टाइम से हम जानते हैं, नींव मजबूत नहीं होगी तो सब खराब हो जाएगा। तो जो प्लानिंग करके चलते हैं, जो टाइम से अपना कवरेज लेके चलते हैं, एडिक्वेट प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेके चलते हैं, तो उन्हें लाइफ टाइम कोई परेशानी नहीं आती। हेल्थ इंश्योरेंस ट्रीटमेंट का फुली कवर देती है। और हेल्थ इंश्योरेंस जब हमें नीड नहीं होती उसी समय प्लान करना पड़ता है। जब हमें नीड होती है तब हेल्थ इंश्योरेंस हमें नहीं मिलती। तो टाइम से पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और कुछ क्लेम्स भी होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे फर्स्ट हो गया कैशलेस क्लेम, का क्या होता है सर? मैडम, कैशलेस क्लेम एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें क्लाइंट को अपनी जेब से हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के टाइम पे पूरे बिल का पैसा जमा नहीं करना पड़ता। वो हॉस्पिटल कंपनी के साथ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके हॉस्पिटल कैशलेस का अप्रूवल लेता है कि आपका जो कवरेज है वो कंपनी की तरफ से अमाउंट सेटल हो गया। उसमें बहुत सारी कई बार चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का टीम बैठती है जो कंपनी के साथ टाई अप करती है आपके एडमिशन के दौरान। जब हमारा एडमिशन होता है तो उस समय हमें इमीडिएट कंपनी को नहीं पता कि हॉस्पिटल में कौन एडमिट हुआ है। जब एडमिशन के बाद हमारी फाइल बनती है, देन कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस है जो डॉक्टर्स की तरफ से भी कंप्लीट होता है, हॉस्पिटल की तरफ से भी होता है कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट करने वाले हम लोग, कितने दिन स्टे रह सकता है और कितनी कॉस्ट ट्रीटमेंट की आ सकती है। ये सारा एक एस्टिमेट बन के हॉस्पिटल की तरफ से कंपनी को जाता है। जी। देन कंपनी उसको रिव्यू करती है जी। कि इस ट्रीटमेंट के लिए क्लाइंट हमारा एडमिट हुआ है। तो उसके बाद वो सारी स्क्रूटनी करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन की, वो कैशलेस का अप्रूवल एक ईमेल जो है वो हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि हमारी तरफ से कैशलेस अप्रूव है, आप क्लाइंट का ट्रीटमेंट कीजिए। जी। तो उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से क्लाइंट से कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता। और डिस्चार्ज के टाइम पे जब डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल का बिल सब रेडी होता है तो कंपनी को भेजा जाता है। जितना हमारा खर्चा आया वो कंपनी उस हिसाब से उस खर्चे को देख के 2 घंटे में क्लेम को कैशलेस अप्रूव करते हैं। इवन कई केसेस तो हमारे साथ ऐसे हुए जिसमें 5 मिनट में भी अप्रूवल कैशलेस का आया है कि क्लाइंट का भी बिल कंपनी को गया और 5 मिनट बाद ही अप्रूवल उनका आ गया। तो जो बड़े केसेस है जिनमें एडमिशन का टाइम ज़्यादा है, 10 दिन 15 दिन, तो उन केसेस को कुछ कई बार टाइम थोड़ा लगता है। तो एटलीस्ट कंपनीज़ का 2 घंटे का टैट रहता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कैशलेस का अप्रूवल करते हैं और क्लाइंट को अपनी जेब से पैसा ना देना। जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम कैशलेस बोलते हैं। जी। और रीएम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है सर? मैडम ऐसा है कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमने XYZ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है
बट वो हॉस्पिटल कंपनी के साथ कैशलेस पैनल पे नहीं है, बट हमें डॉक्टर पे ट्रस्ट है कि हमने उन्हीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, बट उनका हॉस्पिटल कैशलेस नहीं है, तो वो केसेस रीइंबर्समेंट में जाते हैं। रीइंबर्समेंट जहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट ट्रीटमेंट के इकट्ठा करके हॉस्पिटल से लेके कंपनी को भेजते हैं, तो कंपनी उन ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स को चेक करके, बिल को चेक करके जो है अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, तो उसको हम रीइंबर्समेंट बोलते हैं। तो वो रीइंबर्समेंट 2 केसेस में भी होता है कि अगर हमने ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल से लेना है जहाँ कैशलेस अवेलेबल नहीं है, या कई बार ट्रीटमेंट हमारा जो है वो हो रहा है पर डायग्नोज कंप्लीट कवर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा सामने डॉक्टर्स को भी डायग्नोज क्या है, तो वहाँ कंपनीज कई बार हमें कह देती है कि सर आपका जो है रीइंबर्समेंट में हम क्लेम सेटल करेंगे, तो वो रीइंबर्समेंट में सेटल करते हैं फिर। और अगर कैशलेस ही हमारा रिजेक्ट हो जाए तो भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है सर? नहीं मैडम, कैशलेस रिजेक्ट होना क्लेम रिजेक्शन नहीं है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली जी। कि लेट्स सपोज आज किसी इंसान ने पॉलिसी ली है, बिल्कुल नई पॉलिसी है, 4 महीने बाद 2 महीने बाद उसका कोई मेजर क्लेम आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे कंपनीज अर्ली क्लेम जो है आया है, तो उसको देखते हुए कई बार कैशलेस को डिनाई कर देते हैं कि अभी इस समय हम कैशलेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्यों हमें और डॉक्यूमेंटेशन को स्क्रूटनी करना ज़रूरी है, तो वो हमें कॉल करते हैं कि आप रीइंबर्समेंट में अप्लाई करो। तो मोस्ट ऑफ केसेस रीइंबर्समेंट में जो है वो निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कैशलेस अगर डिनाई है तो हमारा क्लेम रिजेक्ट है, वो हम रीइंबर्समेंट में अप्लाई करके अपना क्लेम ले सकते हैं। हर हॉस्पिटल तो कैशलेस में नहीं होता सर, कि सारे ही हॉस्पिटल कैशलेस में होते हैं? नहीं मैडम, हर एक हॉस्पिटल कैशलेस में नहीं होता। इवन हॉस्पिटल को कंपनीज के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होता है, तो जो हॉस्पिटल कंपनी के पैनल पे हैं उन्हीं के साथ ही कैशलेस जो है वो प्रोसेस होता है कंप्लीट। और अगर किसी को इमरजेंसी एडमिशन लेनी हो हॉस्पिटल में तो क्या करना चाहिए? मैडम, इमरजेंसी एडमिशन अगर किसी बंदे का हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो उनका उस समय इलाज, फर्स्ट एड उनको मिल जाए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी एडमिशन होने के बाद हम कंपनी को जो है इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं हॉस्पिटल के थ्रू, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सबसे पहले इलाज इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उस पर्सन की जान इम्पॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ जो है हमें वो सेव करनी है। जी। और जैसे हमने बोला कि इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ गया या किसी बंदा अगर हॉस्पिटल में हम करते हैं, तो रेंट वगैरह, रूम का खर्चा या खाना पीना जो भी होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है? मैडम, आज पॉलिसीज़ में जो हॉस्पिटल का रूम रेंट है वो फुली कवर्ड होता है, बट हॉस्पिटल का रूम आज अमाउंट से नहीं कैटेगरी से डिफाइन होता है। जी। हॉस्पिटल में जो अकोमोडेशन है वो जनरल वार्ड, इवन शेयर रूम जिसमें 2 से ज़्यादा बेड होते हैं, उसके बाद प्राइवेट एसी रूम, सिंगल प्राइवेट एसी रूम जिसको हम बोलते हैं, देन डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, स्यूट कैटेगरी। तो आज रूम्स की भी वैरायटी बहुत सारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो जो आज पॉलिसीज़ हैं उसमें पॉलिसी लेते समय हमें ये सबसे पहले चेक करना ज़रूरी है कि क्या हमारी पॉलिसी में रूम फुली कवर्ड है या उसमें कोई कंडीशन है कि हम सिंगल एसी रूम ले सकते हैं या सारे रूम ले सकते हैं, वो एक चेक करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ पॉलिसीज़ में सारे ही कवर होते हैं। अभी हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीमियम के रिलेटेड हैं, कि क्या प्रीमियम हर साल बढ़ता है सर? मैडम, प्रीमियम अमूमन 4 कंडीशन पे चेंज होता है, बट आज वही चीज़ पॉलिसीज़ रेगुलर इनोवेशन आ रहा है पॉलिसीज़ में, रेगुलर लोगों की नीड के हिसाब से पॉलिसीज़ में चेंज बदलाव आ रहे हैं, बट एक एज बैंड है जिससे कि प्रीमियम चेंज होते हैं, लाइक 31 to 35 एक एज बैंड है, 36 पे प्रीमियम चेंज होता है पॉलिसीज़ में, अमूमन पॉलिसीज़ में 36 to 40, 41 to 45 ऐसे प्रीमियम जो है चेंज होते हैं। बट आज पॉलिसीज़ कुछ ऐसी आ गई हैं जिनमें प्रीमियम जब तक आपका क्लेम नहीं आ रहा
तो प्रीमियम लॉक हो जाते हैं, प्रीमियम चेंज नहीं होता एज के करके। सेकंड, जो प्रीमियम है वो कंपनीज की क्लेम रेशो पे डिपेंड करता है। कंपनीज इन्फ्लेशन और क्लेम रेशो को कैलकुलेट करते हैं कुछ सालों बाद। वहाँ पे कंपनीज भी जो है अपने प्रीमियम को रिवाइज करती हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है जब, तो वो रिवाइज करते हैं प्रीमियम्स को। जी। थर्ड, आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐड हुआ तो उसको आप पॉलिसी में ऐड कर रहे हो, या कोई मेंबर डिलीट हुआ या उसकी मैरिज हो गई, वो इंडिया से बाहर ही सेटल हो गए, तो आपको पॉलिसी से उसको एग्जिट किया, तो भी आपका प्रीमियम जो है कम ज़्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट, जो रिसेंट अभी एक बहुत बड़ा चेंज आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अनाउंसमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जीएसटी रिमूव कर दिया गया, ज़ीरो जीएसटी कर दिया गया। तो ओके। उससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत सारे कम हो गए। तो ऐसे ये 4 सिनेरियो रहते हैं जिससे प्रीमियम इफेक्ट करता है। बट हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा एक रहेगा ये गारंटेड नहीं है। प्रीमियम कभी भी वेरी हो सकता है, चाहे वो एज के करके है अगर पॉलिसी में लॉक नहीं है आपके, चाहे वो इन्फ्लेशन करके और क्लेम रेशो की रिवाइजेशन ऑफ प्रीमियम बाय कंपनीज है, और चाहे जीएसटी करके है या मेंबर एडिशन डिलीशन करके है। जी। अगर कोई बंदा क्लेम कर लेता है अपना इंश्योरेंस, उसके बाद भी प्रीमियम जो है वो बढ़ता है? मैडम, ऐसा नहीं है कि क्लेम लेने के बाद प्रीमियम बढ़ता है। हाँ, जो पुरानी पॉलिसीज़ है, लाइक 8-10 साल पुराना जो प्रोडक्ट है कंपनीज का, कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस आई हैं कि जिनमें अगर किसी का क्लेम आया उसमें भी अमाउंट्स देखी जाती है, अमाउंट कितनी अमाउंट का क्लेम आया, तो वो पुरानी पॉलिसीज़ में प्रीमियम क्लेम आने पे बढ़ाया जाता है कंपनीज की तरफ से। बट जो अभी लेटेस्ट पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो इनोवेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनमें किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम लिया और अगले साल आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज अब आ रही हैं। ओके। और नो बोनस क्लेम क्या होता है सर? मैडम, नो क्लेम बोनस एक आज की डेट में ना अपनी पॉलिसी को आप कह सकते हो कि बहुत तेजी से बढ़ाने वाला क्लॉज है। नो क्लेम बोनस, अगर आज मैंने पॉलिसी ली उसमें मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो कुछ पॉलिसीज ऐसी आ गई हैं जिनमें 150% तक का भी बोनस जो है ऐड होता है। लाइक उसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक पावर बूस्टर होता है, एक नो क्लेम बोनस होता है। तो आपकी पॉलिसी पावर बूस्टर के साथ अप टू इनफाइनाइट इंक्रीज होती है। लाइक आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो वो पॉलिसी का पावर बूस्टर का ये बेनिफिट है, अगले साल वो 20 लाख की हो जाएगी, पावर बूस्टर से 30 की हो जाएगी, 40, 50, 60, तो अप टू इनफाइनाइट जो है पावर बूस्टर एडिशन करता है पॉलिसी में। इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए सर, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी। जैसे मेरा ब्रदर है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, तो उसकी कंपनी की तरफ से उसको इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो उसमें क्या कवर अप होता है? क्या हमें अलग से उसका भी एक और जैसे इंश्योरेंस हम बोल सकते हैं करवाना चाहिए? मैडम, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करेगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि हमारे पास कंपनी इंश्योरेंस है तो हमें पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। जी, मेरा भाई भी यही कहता है सर। ये कहते हैं ना। जी। तो अब उस क्वेश्चन पे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ, और उसके साथ केस स्टडी भी एक बताऊंगा मैं आपको। जब हम कंपनी के साथ एसोसिएट हैं तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से चल रहा है, बट जब तक कंपनी के साथ एसोसिएट है तब तक चल रहा है। जब हमने कंपनी को एग्जिट किया, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया, या इन फ्यूचर मैंने अपना करियर चूज करने के लिए अपना बिजनेस शुरू कर लिया, या मैं अपनी फैमिली बिजनेस में आ गया, तो उस कंपनी से हटके जब मैं निकलूंगा तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर ज़ीरो हो जाएगा। जब तक उस कंपनी में हूँ तब तक मेरा इंश्योरेंस वो चल रहा है। अगर आप पैरेलल लाइन पे अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेके चल रहे हो, आप कंपनी से एग्जिट भी हो गए, कंपनी को छोड़ दिया, तो पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पैरेलल लाइन पे पर्सनल वाला कंटिन्यू चल रहा है।
तो अचानक इमरजेंसी मुझे आती है तो मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे एक बड़ा रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। कोविड जब आया जी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स या एम्प्लॉइज़ थे जिन्होंने अपनी कंपनी को रेज़िग्नेशन दिया था और दूसरी कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर अभी आना था। इधर से कंपनी ने रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, उधर से लॉकडाउन लगा, कोविड आ गया, ठीक है? उधर से अपॉइंटमेंट लेटर आया नहीं, तो इन बिटवीन उस कैंडिडेट को अचानक ज़रूरत पड़ी हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम लेने की कोविड के करके, तो उस बंदे को एक्चुअल फ़ील है कि मुझे कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अलग-अलग क्यों पैरेलल चलाना चाहिए? तो लाखों का बिल जेब से भरा, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, दूसरी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस मिला नहीं, तो पर्सनल इंश्योरेंस था नहीं, तो सब मैसअप हो गया। तो इस करके कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ-साथ पैरेलल पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए पूछना चाहूँगी सर, अगर जैसे कोविड का आपने बताया, अगर किसी का बिल ज़्यादा बना मेडिकल बिल, उसने क्लेम ले लिया लाइक 19-20 लाख रुपए बनता है, तो क्या जो हमारी पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी? मैडम, जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया, जी। उसके बाद आपका और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपने जितनी अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लिया। वैसे तो आज हेल्थ इंश्योरेंस अनलिमिटेड भी आना शुरू हो गया कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ नहीं, अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस आज आ गया है। जी। वहाँ पे कवरेज की लिमिट ही नहीं रहती। बट अगर हमने आज 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और हमारा 10 लाख का कंप्लीट बिल आया, जितने का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करा है, वो कभी भी आपकी इंश्योरेंस को उतनी अमाउंट तक मना नहीं कर सकते, ना बंद कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। वो कंटिन्यू लाइफ टाइम आपका चलता रहेगा। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की अवेयरनेस भी दीजिए सर हमें, जिसकी वजह से लोगों के जो क्लेम्स हैं वो कैंसल होने से बच जाएँ। मैडम एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस जिस दिन हम बाय करते हैं ना, उस दिन हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने में हमारी हेल्प करने हैं या हमें हेल्थ इंश्योरेंस दिलवा रहे हैं, तो उस समय जो हमें बातें बताई जाती हैं उनकी तरफ से, तो ये हमारा एक रूटीन टॉपिक नहीं होता कि हम हेल्थ इंश्योरेंस के जो टर्म कंडीशन कुछ उन्होंने बताए वो उनको याद रख सकें। जी, बिल्कुल। रूटीन लाइफ में हर आदमी भूल जाता है। जी। बट कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे क्लेम का कैंसल होना जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उनको कभी सर्दी, खाँसी, जुकाम के लिए भी अगर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो उनका कंसल्टेशन पेपर लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पास कंसल्टेशन पेपर ही नहीं होता और जो वो मेडिसिन्स ले रहे हैं, उनका बिल ज़रूर लेके रखें मेडिकल स्टोर से। आज किसी को फ़ीवर हुआ, 2 दिन बाद वो फ़ीवर नहीं उतरा, टेस्टिंग हुई, पता लगा कि डेंगू हो गया और जी। डेंगू में प्लेटलेट सेल जो है डाउन हो गए, जी। तो उसको एडमिशन का ज़रूरत पड़ गया, राइट? तो स्टार्टिंग उस प्रॉब्लम की कहाँ से हुई? हमने किस डॉक्टर को दिखाया? उनका कंसल्टेशन पेपर, कितने दिन से फ़ीवर हो रहा है, वो कंसल्टेशन पेपर से ही पता लगेगा। जी, सर। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो लोगों की तरफ से हो जाती है, जाने-अनजाने में हो जाती है, अवेयरनेस नहीं है, कि वो अपने डॉक्टर को जब दिखाते हैं, उनका कंसल्टेशन पेपर उनके पास नहीं होता। मेडिसिन्स लेते हैं, उसकी दवाई की रिसीट्स उनके पास नहीं होती, राइट? और उसके बाद जब रिपोर्ट्स डॉक्टर कुछ टेस्टिंग करवाते हैं, तो डॉक्टर का रेफ़रेंस नहीं होता कि डॉक्टर ने कंसल्टेशन पेपर पे लिख के दिया है और वो रिपोर्ट्स उन्होंने करवाई है। तो वो ये डॉक्यूमेंट जो हैं, वो हमारी प्रॉब्लम की ड्यूरेशन को बताते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम किस दिन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो आम इंसान से होती है और बाद में ड्यूरेशन क्लियर ना होने की वजह से कई बार कंपनीज़ क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम की ड्यूरेशन जो है वो क्लियर नहीं है। लेट्स सपोज़ आज किसी पर्सन के स्टमक एक है, उसने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, 4 दिन दवाई ली, बट उनकी पेट की दर्द जो है वो सेटल नहीं हो रही है।
देन डॉक्टर ने उनको फर्दर टेस्टिंग लाइक अल्ट्रासाउंड, जी सीटी एडवाइस किया। तो वहाँ पे पता लगा कि पेट में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जी राइट। तो अब वो प्रॉब्लम कब से आई, पहले दिन कब आई ना, वो उसकी क्लैरिटी, उसकी ड्यूरेशन की क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंसल्टेशन पेपर के ऊपर भी ड्यूरेशन मेंशन नहीं होती कि 1 दिन से प्रॉब्लम है या 2 दिन से प्रॉब्लम है। तो ये ड्यूरेशन जो है वे सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब इंश्योरेंस कंपनी को क्लियर ड्यूरेशन कंसल्टेशन पेपर पे मिलती है तो क्लेम में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। जी ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जिस करके क्लेम अमूमन कैंसिल होते हैं। जी दूसरी चीज़, अपनी पॉलिसी परचेज करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी पॉलिसी में कौन सी प्रॉब्लम का वेटिंग पीरियड है। लाइक आज किडनी का स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, ये प्रॉब्लम्स अमूमन पॉलिसी में 2 साल बाद कवरेज होती है और इंसान को नहीं पता कि मेरी पॉलिसी में 2 साल बाद कवरेज है। जी अचानक उसको प्रॉब्लम आई, उस समय पॉलिसी को 1 साल 2 महीने हुए थे और उन्होंने क्लेम अप्लाई कर दिया। जी बिल्कुल तो जब कंपनी का वेटिंग पीरियड क्लॉज है तो कंपनी रिजेक्ट ही करेगी क्लेम को। तो उस बंदे को नहीं पता कि मेरी पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो पॉलिसी ले रखी है, उनको ये लगेगा कि शायद इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम रिजेक्ट कर रही है, पैसा अब दे नहीं रही मुझे। जी बिल्कुल तो एक बड़ा कॉमन मिस्टेक है जिससे हम अगर उसका ध्यान रखते हैं तो हमारा कोई भी क्लेम ऐसे कैंसिल नहीं होगा। जी और सर इसी के साथ मैं और पूछना चाहूँगी कि और किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्लेम करते हैं? मैडम सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पॉलिसी लेते समय हमें पॉलिसी के बारे में कुछ कॉमन जानकारी ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए कि मेरी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स क्या-क्या हैं, ठीक है? मेरी पॉलिसी में किसी तरह का कोई को-पेमेंट तो नहीं है कि मुझे 10% 5% अपनी जेब से जमा करना हो, ठीक है? या मेरी पॉलिसी का प्रीमियम सस्ता करने के लिए कुछ ऐसे क्लॉज़ लगा रहे हैं कि मुझे अपने शहर से बाहर ट्रीटमेंट कर लेने जाना है तो मुझे वहाँ पे प्रीमियम क्लेम 10% 20% कम मिलेगा। तो कुछ कॉमन टर्म एंड कंडीशन को ज़रूर ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। कंसल्टेशन पेपर्स, मेडिसिन की रिसीट्स, टेस्टिंग रिपोर्ट्स ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आपको जब कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम सबमिट करना है तो डॉक्यूमेंटेशन की कमी करके आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। जी बिल्कुल तो कुछ इस तरह की कॉमन चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द रीज़न ऑफ रिजेक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम का। ये एजुकेशन पॉडकास्ट देखने के बाद आई होप कि लोगों के काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन काफ़ी क्वेरीज होंगी भी सर, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैडम ऐसा है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत वास्ट एजुकेशन है, इसमें बहुत डेप्थ में चीज़ें हैं। तो अगर लोगों की कुछ भी क्वेरीज़ हैं और लोग अपनी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट में कमेंट बॉक्स में वो हमें अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी भेजें, उसका रिप्लाई उनको पहुंचेगा। और पॉडकास्ट में जो नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स शो हो रहे हैं उनके ऊपर मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं तो उनको सॉल्यूशन उनका क्वेरीज़ का मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और हमें बड़ी खुशी होगी कि लोगों की क्वेरीज़ सॉल्व हों, लोगों के क्लेम्स अगर कोई स्टक है तो उनमें अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो वी आर वेरी फीलिंग ऑनर। सर आज के पॉडकास्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। एक बात तो है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारी हेल्थ को नहीं, हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर करता है। और आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, वो अब इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू। मच।